हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कॉमर्स वेन्यू। और बेटे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आपके बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 1 में आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। देखिए, कंटेंट को पढ़ लेना एक अलग बात है और उस कंटेंट को पढ़ने के बाद उसकी प्रैक्टिस करना एक दूसरी बात है। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस। ठीक है, किसकी? अपने क्वेश्चन आंसर्स की। ठीक, आप एक छोटी सी बात एक समझिएगा, धीरे धीरे आपको ये क्लासेस मिलती रहेंगी, नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ती जाएंगी। आपको पूरे YouTube पे इससे ज़्यादा डिटेल्ड क्लासेस कहीं भी नहीं मिलेंगी। मैं आपका कोई भी कंटेंट स्किप करने वाला नहीं हूँ। छोटे से छोटे टॉपिक, छोटे से छोटे क्वेश्चन, वो सारे के सारे आपके साथ डिस्कस करूँगा, आपको समझाऊँगा, आपको पढ़ाऊँगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको पूरी हेल्प मिल सके। तो आज हम आते हैं बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th में। हमने पिछली 2 क्लासेस में एक टॉपिक पढ़ा जिसका नाम है बिजनेस रिस्क। भाई, जब बिजनेस होगा तो रिस्क होगा। जब आप पैसे लगाएंगे, जब आप रिसोर्सेज लगाएंगे तो रिस्क तो होता ही होता है। तो पिछली क्लासेस में हमने बात करी थी कि बिजनेस रिस्क कितने टाइप के होते हैं, बिजनेस रिस्क का नेचर क्या होता है और बिजनेस रिस्क के कॉजेज क्या होते हैं। उसके बाद लास्ट क्लास में मैंने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन कराया था कि हम बिजनेस रिस्क को डील कर कैसे सकते हैं। अब हमने जब पूरा का पूरा एक टॉपिक पढ़ लिया है बिजनेस रिस्क से रिलेटेड, तो आज हम करने जा रहे हैं उसके क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए आते हैं इसके क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि बेटे जो रिस्क है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है स्पेक्यूलेटिव रिस्क और एक होता है प्योर रिस्क। बेटे, स्पेक्यूलेटिव रिस्क का मतलब जो हर एक बिजनेस के अंदर होता ही होता है। देखिए, मैंने गुड्स खरीदा, वो मेरा गुड्स मार्केट में सेल होगा या नहीं होगा, दैट डिपेंड्स ऑन दी चांस। ठीक, तो मुझे प्रॉफिट भी हो सकता है, मुझे लॉस भी हो सकता है। यानी कि अगर मेरा गुड्स बिक गया तो प्रॉफिट और नहीं बिका तो लॉस। अब जो मेरा प्योर रिस्क होता है, प्योर रिस्क में या तो मुझे लॉस होगा या कुछ नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लॉस बाय फायर। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ प्योर रिस्क का, ये है लॉस बाय फायर। भाई, अगर आग लग जाती है, सपोज करिए अक्यूरेंस ऑफ फायर हो जाता है, तो मुझे लॉस होगा या लॉस नहीं होगा। मतलब प्योर रिस्क में प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी नहीं होती कि हमें प्रॉफिट होगा, नहीं, लॉस होगा या लॉस नहीं होगा। स्पेक्यूलेटिव में हमें प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी होती है और लॉस भी हमें हो सकता है। तो देखिए जरा, यहाँ पर आपको बताना है ये जो सेंटेंस है ये किसके बारे में है। डैश रिस्क डील विद चांस ऑफ लॉस विदाउट पॉसिबिलिटी ऑफ गेन। तो बताइए जी, कौन सा लॉस होता है जिसमें लॉस, चांस ऑफ लॉस होता है विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन, जिसके अंदर गेन होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो जरा देखिएगा जी कौन सा है ये। तो हम इसके आंसर पे आते हैं, जो जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, इसका आंसर है आपका प्योर रिस्क। बेटे, प्योर रिस्क कौन सा होता है? बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका लॉस बाय थेफ्ट हो सकता है, फायर हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, ट्रांजिट में कोई और नुकसान हो सकता है, रास्ते में आते हुए कोई और नुकसान हो सकता है। तो ये सारे के सारे रिस्क हो सकते हैं। और बेटे, जो प्योर रिस्क होता है, प्योर रिस्क इंश्योरेबल होता है। प्योर रिस्क हमारा इंश्योरेबल होता है, हम उसका क्या करा सकते हैं? इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो ये हमारे प्योर रिस्क की खासियत होती है। चले जी आगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा कि सर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था कि वो लॉस जिसमें, वो रिस्क कौन सा होता है जिसमें लॉस तो हो लेकिन गेन की पॉसिबिलिटी ना हो। लॉस हो सकता है लेकिन गेन नहीं हो सकता, उसे हम बोलते हैं प्योर रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश रिस्क मीन्स चांस ऑफ लॉस विद द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन, विद पॉसिबिलिटी ऑफ गेन। तो यानी कि आप कह सकते हैं जिसमें हमें लॉस और गेन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो बेटे यही तो स्पेक्यूलेशन है। स्पेक्यूलेशन का मतलब सट्टेबाजी। बेटे, जो हम व्यापार भी कर रहे हैं वो भी एक सट्टेबाजी है, जिसमें फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो जिसके अंदर दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी होती है, दोनों के होने की पॉसिबिलिटी होती है, उसे हम बोलते हैं स्पेक्यूलेटिव
रिस्क। करेक्ट, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, तो इसका आंसर हो गया हमारा स्पेक्यूलेटिव रिस्क। पढ़िए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एबीसी लिमिटेड इज प्लांटिंग ट्रीज, ट्री प्लांट कर रही है ऑन द रोड साइड, इट इज ट्राइंग टू अचीव डैश ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। कौन से ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश कर रही है? बेटे हमारे दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक तो हमारे बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशनल अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, और हम दूसरी सोसाइटी के बारे में भी सोचते हैं। तो जब हम सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं तो बेटे यहाँ पर हमारे कौन से ऑब्जेक्टिव हैं? जब भी हम सोसाइटी के बारे में सोचते हैं तो बेटे हम उसको बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। जब हम सोसाइटी के वेलफेयर की बात कर रहे होते हैं, जब हम सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। तो इसको आप एक क्विज की तरह देखिए और खुद भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए ये आता है ट्रू और फॉल्स। अब देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छे से सुनिएगा। क्लास 11th और 12th दोनों में ही अगर आप ट्रू और फॉल्स ऐसे कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाता है और आप खाली लिखकर आ जाते हैं ट्रू या आप खाली लिखकर आ जाते हैं फॉल्स, तो आपको एक नंबर के क्वेश्चन में 00 मिलेंगे, आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक, 11th और 12th लेवल पर जब भी आप ट्रू और फॉल्स लिखेंगे तो लिखेंगे विद रीज़न, विद रीज़न। ये बात ध्यान रखिएगा, चाहे क्वेश्चन ने लिखा हो या ना लिखा हो, ट्रू और फॉल्स आप जब भी आंसर लिखेंगे वो आप लिखेंगे विद रीज़न। बिना रीज़न के अगर आप आंसर लिखते हैं तो उसमें टीचर को पूरा राइट है कि टीचर आपको 00 मार्क्स दे। करेक्ट। तो चलिए अब पहले देखते हैं, रिस्क अराइज इन द बिजनेस ड्यू टू अनसर्टेन फ्यूचर। तो ये बात तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है, तो ये इसका आंसर तो है ट्रू, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते हैं। क्या ये बात ट्रू है? यस, एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक, और सिंपल सी बात है कि हमने बिजनेस रिस्क के बारे में क्या पढ़ा था कि बिजनेस रिस्क अनसर्टेनिटीज की वजह से होता है, और वो अनसर्टेनिटीज नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से भी हो सकती हैं, वो डिमांड की वजह से भी हो सकती हैं, वो किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती हैं। तो आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही सेंटेंस है ये कि अनसर्टेनिटी की वजह से रिस्क होता है और अनसर्टेनिटी किसी भी कॉज की वजह से हो सकती है। क्लियर? तो बिल्कुल ठीक आंसर था इसका, ट्रू। चलिए नेक्स्ट आते हैं, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ बियरिंग रिस्क, ट्रू और फॉल्स। क्या प्रॉफिट रिस्क बियर करने का रिवॉर्ड होता है? क्या आप इस बात से एग्री हैं या नहीं हैं? तो आपके हिसाब से भी आंसर होना चाहिए ट्रू, और मेरे हिसाब से भी आंसर है ट्रू। लेकिन इसकी हम साथ ही साथ पढ़ते हैं रीज़न, इसका साथ में एक्सप्लेनेशन। सिंपल सी बात है बेटे, ग्रेटर द रिस्क इन द बिजनेस हायर इज द चांस ऑफ प्रॉफिट। बेटे एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि रिस्क इज द रिवॉर्ड ऑफ, सॉरी, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ डीलिंग विद अनसर्टेनिटीज। ठीक, रिवॉर्ड है अनसर्टेनिटीज को डील करने का। जितना आप अनसर्टेनिटीज को अच्छे से डील करते हैं आप उतना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अर्निंग प्रॉफिट इज द सोल ऑब्जेक्टिव। बेटे सोल का मतलब होता है ओनली ऑब्जेक्टिव, ओनली। क्या आप बिजनेस केवल प्रॉफिट कमाने के लिए बनाते हैं? तो हमारी बुक, हमारे चाहे प्रैक्टिकल लाइफ में चाहे आप कहें कि नहीं जी बिल्कुल ठीक बात है ये, लेकिन ऐसा नहीं है बेटे। हम बिजनेस केवल प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करते, हमारे कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, सोसाइटी की तरफ हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं कि हम सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएं, हम सोसाइटी को गुड प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएं। तो केवल प्रॉफिट कमाना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता। अगर बेटे हर कंपनी केवल प्रॉफिट कमाने को ही अपना ऑब्जेक्टिव बना लेगी तो बस उसका टारगेट ये होगा कि मैं चाहे सही प्रोडक्ट बेचूं या गलत प्रोडक्ट बेचूं, बस मुझे प्रोडक्ट सेल कर देना है अपने कस्टमर को। लेकिन ऐसा नहीं होता, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन का भी ध्यान रखा जाता है। ठीक, तो केवल प्रॉफिट बिजनेस का सोल ऑब्जेक्टिव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रिस्क इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एवरी बिजनेस। बताइए क्या रिस्क हर बिजनेस का एसेंशियल एलिमेंट है, ज़रूरी एलिमेंट है? सो द आंसर इज ट्रू, बिल्कुल ठीक बात है बेटे। रिस्क बिल्कुल हर बिजनेस के अंदर होता है
तो जरा देखें, तो ट्रू है, तो कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो रिस्क को अवॉइड कर सके। हाउ एवर रिस्क को आप थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं बस। तो रिस्क इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड, इट कैन जस्ट बी मिटिगेटेड। आप इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, आप इसको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर या किसी के साथ शेयरिंग करके। ठीक भाई, मुझे लगता है कि अगर मैं अकेले बिजनेस करूंगा तो बहुत दिक्कत होगी, तो मैंने कुछ पार्टनर्स ले लिए साथ में, तो मैंने अपना रिस्क दूसरों के साथ शेयर कर लिया। तो इसको आप थोड़ा बहुत रिड्यूस तो कर सकते हो, लेकिन इसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड। नेक्स्ट देखते हैं, बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइव ड्यू टू। बिजनेस रिस्क किसकी वजह से नहीं होगा? देखिए, अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होती हैं तो भाई इसकी वजह से तो रिस्क होगा। गुड मैनेजमेंट, भाई अच्छी मैनेजमेंट की वजह से तो रिस्क होता नहीं है, रिस्क उल्टा कम हो जाता है। तो एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी, इससे भी रिस्क होगा, पावर फेलियर से भी रिस्क होगा। तो इसका सही आंसर है गुड मैनेजमेंट। अगर हमारी मैनेजमेंट अच्छी है, अगर हमारी मैनेजमेंट गुड है, तो हमें ऐसे में रिस्क होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये बात आई होप आपको क्लियर होगी कि गुड मैनेजमेंट की वजह से रिस्क बढ़ता नहीं है, उल्टा कम हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अब आते हैं हम केस स्टडीज़ पे। तो अगर हम केस स्टडीज़ की बात करें यहाँ पर, तो चलिए देखें जरा केस स्टडीज़ क्या कहती हैं। देखिए, केस स्टडी करते हुए सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, हर बच्चा बड़े ध्यान से सुने। नंबर 1, केस स्टडी कॉमन सेंस के क्वेश्चन नहीं होते। कुछ लोग आपको ये गाइड कर देते हैं कि केस स्टडीज़ के आंसर तो आपको खुद लिखने होते हैं। पहली बात, यही सबसे बड़ा झूठ है। केस स्टडी के आंसर आपको अपने पास से नहीं लिखने होते, आप जो बुक से लर्न करते हैं वही लिखने होते हैं। नंबर 2, केस स्टडीज़ के जो आंसर्स हैं, बस जो क्वेश्चंस हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, लिखना आपको वही कंटेंट होता है। यानी कि अगर मुझे आपसे सपोज करिए बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पूछना है, तो मैं आपसे डायरेक्ट ना पूछकर इनडायरेक्ट पूछूंगा। क्लियर? तीसरी बात, केस स्टडी सॉल्व करने की सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक, जब आपके सामने केस स्टडी आए तो आप सबसे पहले केस स्टडीज के एंड में जाकर ये देखिए कि क्वेश्चन ने आपसे पूछा क्या है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, केस स्टडी ने आपसे पूछा व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। श्रेया एंड वृंदा फोकसिंग ऑन, करेक्ट? श्रेया और वृंदा कौन से ऑब्जेक्टिव पर फोकस कर रही हैं? अब एक बात बताइए, अगर किसी बच्चे को ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो बेटे सिंपल सी बात है, वो पेपर में आंसर नहीं लिख पाएगा और फिर वो अपने एग्ज़ाम रूम से बाहर आके गएगा, ओहो भाई कितनी ज़बरदस्त केस स्टडी आई थी, इतना टफ पेपर था, ये था वो था। बेटे कुछ भी नहीं था, पेपर में तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे थे, आप अपने घर से ऑब्जेक्टिव लर्न ही नहीं करके गए। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपने नोट्स नहीं बनाए, तो मेरे बच्चे नोट्स बना लो, समरी में नोट्स बना लो। ऑब्जेक्टिव आपको पता होने चाहिए कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, करेक्ट? तो चलिए, तो पहली बात तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है बेटे? इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑब्जेक्ट पहले क्या करो, क्वेश्चन के लास्ट में जाकर आप पढ़ लो कि भाई लास्ट में जाकर पढ़ो कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। अब पढ़ो क्वेश्चन, अभी हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। देखिए जी, Shreya and Vrinda joined together and established a partnership firm dealing in the electronic goods. Each one of them look after one particular department. They had made it certain that every Saturday they would hold a meeting, यानी कि वो हर सैटरडे को एक मीटिंग करेंगे and share the information, the activities of their respective departments. करेक्ट? वो आपस में हर एक हफ्ते में मीटिंग करके आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। In one of their meetings they discussed about some key areas. बेटे की का मतलब यहाँ पर होता है इम्पॉर्टेंट। उन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट एरिया डिस्कस करे on which they should focus their attention, मतलब जिन चीज़ों पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। श्रेया सेज, श्रेया ने क्या कहा? वी शुड फोकस ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट। उसने बोला
कि हमें फोकस करना चाहिए अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर और अपना प्रॉफिट बढ़ाने पर थ्रू द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। ऑन द अदर हैंड वृंदा सेज, वृंदा क्या कहती है, वी शुड कीप क्लियर ऑफ द एंटी सोशल एक्टिविटी। कह रही है कि हमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो सोसाइटी को परेशान करे, मुसीबत में डाले, जैसे कि अडल्ट्रेशन करना। बेटे अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट करना, ठीक है, मिलावट करना, हम कोई मिलावट नहीं करेंगे। होर्डिंग करना, बेटे होर्डिंग करना मतलब स्टॉक रखना अपने पास। लोग कई बार ऐसे करते हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरत बाजार में ज़्यादा होती है उन्हें अपने पास स्टॉक करके रख लेते हैं, उसे होर्डिंग कहते हैं, होर्ड करके रखना। एंड प्रॉफिटरिंग, बाद में उसे महंगे रेट पर बेचकर क्या करना, प्रॉफिट कमाना। एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी लाइक ओपनिंग चैरिटेबल डिस्पेंसरीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा। तो उसने कहा कि भाई हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करेंगे जिससे कि सोसाइटी को गलत मैसेज जाए या सोसाइटी पे कोई गलत इम्पैक्ट आए, और हम साथ ही साथ कुछ अच्छे काम भी करेंगे। हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलेंगे, ये सब काम करेंगे। अच्छा, हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है। तो एक ऑब्जेक्टिव पर तो फोकस करा है श्रेया ने और एक ऑब्जेक्टिव पर फोकस करा है वृंदा ने। तो बिल्कुल सिंपल है, मेरे ख्याल से आप मेरे साथ पढ़ते पढ़ते समझ भी चुके हैं यहाँ पर। तो अगर हम बात करें तो दो ही हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं। तो बेटे वो तो होता है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो बेटे श्रेया तो फोकस कर रही है किसके ऊपर, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पर, और हमने यहाँ पर क्या कर दिया, फिर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है। क्लियर। उसके बाद अगर हम वृंदा की बात करें तो वृंदा फोकस कर रही है किस पर, सोशल ऑब्जेक्टिव पर, क्योंकि वृंदा बात कर रही है सोशल ऑब्जेक्टिव्स की, सोशल वेलफेयर की। क्लियर। तो यहाँ पर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव दोनों आपसे पूछे थे और आपको क्या कर देना है, दोनों को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो बेटे मेरे को ये बताओ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था या इनडायरेक्ट क्वेश्चन था? भाई मेरे हिसाब से तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन था। आपसे बस इतना पूछा गया था, सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, और आपको उन दोनों के बारे में बताना था। तो ईजी था मेरे हिसाब से। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है कि बच्चा जब घर से एग्ज़ाम देने गया है तो उसे सोशल ऑब्जेक्टिव भी अच्छे से याद हो और उसे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी अच्छे से याद हो। अगर आप में से किसी भी बच्चे ने ऑब्जेक्टिव्स नहीं करे हैं तो बेटे मेरी प्रीवियस क्लासेस में जाकर मैंने ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करें, तो ऑब्जेक्टिव वाली क्लास आप लोग ज़रूर देख लें। तो आपकी ये केस स्टडी भी डन हो गई, आपके ऑब्जेक्टिव्स भी डन हो जाएंगे। ठीक है। तो ये आपके पास बहुत ही वैल्यूएबल टाइम है। जब आप लोगों के समर ब्रेक्स होते हैं तो समर ब्रेक्स में आप अपना टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से करें ताकि आपको आगे जो आपका अपकमिंग ईयर है उसमें आप थोड़े से कंफर्टेबल हो जाएं। चलें आगे। देखिए जी, तो अब आते हैं सेकंड केस स्टडी पे। सेकंड केस स्टडी को करने का तरीका भी बिल्कुल वही है हमारा जो फर्स्ट को था। चलिए जी, आते हैं जरा सेकंड केस स्टडीज़ पर। अब बेटे सबसे पहले करने का हमारा तरीका वही है कि पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस केस स्टडी में हमसे पूछा क्या गया है। ठीक है, केस स्टडी में हमसे क्या पूछा गया है, उसके बाद हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। पहले से ही नहीं कि हम पहले से पूरी केस स्टडी पढ़ें फिर लास्ट में आए फिर दोबारा पूरी केस स्टडी पढ़ें। तो जरा देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने लिखा है यहाँ पर एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रॉफिट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। करेक्ट। अब आप अगर मेरी क्लासेस को ध्यान से फॉलो कर रहे हैं या ध्यान से आप इन्हें कर रहे हैं और डेली आप इनको देख रहे हैं और समझ रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं, तो आपको एक बात बड़े अच्छे से पता चलेगी कि मैंने रोल ऑफ प्रॉफिट पर एक अलग ही पूरी की पूरी क्लास आपको दे रखी है। ठीक है। तो पूरी एक अलग से ही क्लास है कि बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है। तो आप ये भी कह सकते हैं इसको, वाई द प्रॉफिट इज सो इम्पॉर्टेंट इन बिजनेस। तो यहां पर भी बेटे कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये
यहाँ पर भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, बस उसको एक कहानी की फॉर्म में आपके सामने रखा गया है। तो देखिए क्या पूछा है कि व्हाट एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस ऑफ मंजीत प्राइवेट लिमिटेड बाय कोटिंग दी लाइन्स। अब ये जो वर्ड आया यहाँ पर कोटिंग दी लाइन्स, ये क्या होता है बेटे? मैंने ऐसे बच्चों से मेरा 12th क्लास में मिलना होता है जिनकी पूरी 11th ख़त्म हो चुकी, वो 12th में आ चुके, और 12th में जब मैं उन्हें ये केस स्टडी बोलता हूँ कि बेटे कोटिंग दी लाइन्स, तो बच्चे मेरी शक्ल की तरफ ऐसे देखते हैं, कहते हैं भाई साहब क्या कह रहे हो, कोटिंग दी लाइन्स ये क्या होता है? बेटे आराम से मेरी बात सुनना। कोटिंग दी लाइन्स का मतलब होता है कि जो आपको केस स्टडी दे रखी है उसके अंदर कौन सी लाइन को पढ़कर आपको क्या पता चला वो बताना होता है। सामने उसका पॉइंट लिखना होता है और सामने पूरी की पूरी वो लाइन लिखनी होती है केस स्टडी में से ही कि हमें इस लाइन को पढ़कर ये पॉइंट पता चला है। चलिए अब इस केस स्टडी को बड़े ही ध्यान से आपको करना है, ठीक? तो करते हैं, इस केस स्टडी को पढ़ते हैं ध्यान से। तो हमने देखा कि क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, रोल ऑफ प्रॉफिट और बाय कोटिंग दी लाइंस। पढ़िए जरा। मंजीत प्राइवेट लिमिटेड इज अ रेप्यूटेड कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स। कंपनी इज अर्निंग अ कंसिडरेबल प्रॉफिट। बेटे कंसिडरेबल का मतलब होता है गुड, अच्छा, ठीक है? अगर हम बात करें तो कंसिडरेबल से यहाँ पर मतलब है गुड, अच्छा, सफिशिएंट प्रॉफिट। बोथ द प्रोप्राइटर्स यानी कि मालिक एंड द एम्प्लॉयज, और मालिक भी और साथ ही साथ एम्प्लॉयज भी, आर पुटिंग देयर बेस्ट एफर्ट्स टू मेक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू द कस्टमर्स एट द लो प्राइस, पेइंग इट शेयर होल्डर अ गुड अमाउंट ऑफ डिविडेंड। बेटे ध्यान से सुनना, अपने शेयर होल्डर्स को भी वो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं और साथ ही साथ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कस्टमर को भी दे पा रहे हैं। एंड द एम्प्लॉयज अ रीजनेबल रेम्यूनरेशन। बेटे एम्प्लॉयज को भी क्या कर पा रहे हैं, एक सही रेम्यूनरेशन, एक सही सैलरी, एक सही वेजेस वो अपने एम्प्लॉयज को भी दे पा रहे हैं। दिस कॉन्ट्रीब्यूट टू द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। यानी कि आप सोचो, कस्टमर को अच्छा गुड्स दे पा रहे हैं, अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा डिविडेंड यानी कि प्रॉफिट का शेयर दे पा रहे हैं, अपने लोगों को अच्छी सैलरी दे पा रहे हैं, तो यानी कि तीनों लोगों को वो खुश रख पा रहे हैं। आगे चलते हैं। दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस विद इंक्रीज्ड प्रॉफिट ओवर टाइम द कंपनीज फाउंडेशन बिकम स्ट्रॉन्ग। तो भैया अब जब कंपनी लगातार प्रॉफिट कमाती रहेगी तो कंपनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, करेक्ट? आगे चलते हैं। एंड इट अर्न्स अ गुड रेपुटेशन इन दी सोसाइटी। क्लियर? तो उसकी वजह से उसकी अच्छी जो है रेपुटेशन भी है। इट यूटिलाइजेज इट्स प्रॉफिट। वो अपने प्रॉफिट को यूटिलाइज करती है किस काम में? फिनेंस इट्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट। यानी कि देखो, अगर मुझे लगातार प्रॉफिट होता रहे तो मैं उसी प्रॉफिट को अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में लगाता रहूँगा और बिना किसी से पैसे लिए मैं अपने ही प्रॉफिट से बेनिफिट और ज़्यादा बढ़ाता जाऊँगा अपना। ये तो हमने केस स्टडी पढ़ ली। यानी कि केस स्टडी ये कह रही है काम बहुत बढ़िया चल रहा है, एम्प्लॉयज़ भी खुश हैं, कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है वो भी खुश है, और हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें अच्छा प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है वो भी खुश हैं। हमारे पास जो प्रॉफिट बचता है उसे हम उठाकर अपने ग्रोथ और एक्सपेंशन के प्रोजेक्ट्स में लगा देते हैं। अब क्वेश्चन ने पूछा था कि रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस क्या है? कोटिंग द लाइंस, लाइंस को कोट करते हुए बताइए। अब जरा देखिएगा, रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। अब अगर आप मेरी वो क्लास जाकर वहाँ पर देखें दोबारा, तो वहाँ पर आपको एक पॉइंट मिलेगा कि जो प्रॉफिट है वो सोर्स ऑफ इनकम होता है। ठीक, सिंपल सी बात, प्रॉफिट क्या है? एक सोर्स ऑफ इनकम है। हमें ये बात कहाँ से पता चली कि हम अपने शेयर होल्डर्स को क्या दे पा रहे हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को क्या दे पा रहे हैं? एक अच्छी रेम्यूनरेशन दे पा रहे हैं। भाई हमारा जो प्रॉफिट है उससे बेटे हमारे साथ साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं अपने इन्वेस्टर्स को भी दे पाऊंगा, मैं अपने जो है एम्प्लॉयज़ को भी दे पाऊंगा, मैं गवर्नमेंट को टैक्स भी दे पाऊंगा जब मुझे प्रॉफिट होगा। तो दैट मीन्स मेरे प्रॉफिट पर मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी डिपेंड है, मेरे एम्प्लॉय भी डिपेंड है। तो सोर्स ऑफ इनकम है, किसकी सोर्स ऑफ इनकम?
मेरे एम्प्लॉयज़ की भी और मेरे जो शेयर होल्डर्स हैं, मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, उनकी भी। तो इस वाली लाइन को पढ़कर हमारी, बेटे ये मैंने वहाँ पर लिखवाया हुआ ये पॉइंट वहाँ पर, सोर्स ऑफ इनकम। तो सोर्स ऑफ इनकम किसकी इनकम? शेयर होल्डर की भी और आपके एम्प्लॉयज़ की भी। उसके बाद आता है इंडिकेशन ऑफ इफिशिएंट वर्किंग ऑफ द बिजनेस। बेटे अगर हमारी इस बात का इंडिकेशन होता है कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। देखो अगर किसी को प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, तो लॉस देखकर क्या पता चलता है? भाई इसका बिजनेस बढ़िया नहीं चल रहा। तो गुड प्रॉफिट इज द इंडिकेशन दैट यू आर डूइंग गुड इन द बिजनेस। तो देखिए दिस कॉन्ट्रीब्यूट टू द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। तो इस लाइन से मुझे पता चला कि बिजनेस में क्या हो रहा है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और हमारी जो वर्किंग है वो कैसी है, अच्छी है। करेक्ट। अगला पॉइंट आता है बिल्डअप रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस। बेटे ये भी वहाँ पर मैंने आपको लिखवा रखा है, ये भी एक पॉइंट है। और ये पॉइंट हमें इस लाइन को पढ़कर पता चला कि विद इंक्रीज प्रॉफिट ओवर टाइम कंपनीज फाउंडेशन बिकम स्ट्रॉन्ग एंड इट अर्न्स अ गुड रेप्यूटेशन। ठीक, लगातार ज़्यादा प्रॉफिट कमाने से कंपनी की रेप्यूटेशन अच्छी हो गई है। तो ये वाला पॉइंट मुझे किस लाइन को पढ़कर पता चला? इस लाइन को। तो आप समझिए बेटे ये तो हमने ऑलरेडी अपने नोट्स में लिखे हुए होंगे, ठीक, हमने अपनी क्लासेस में ये पॉइंट पढ़े हैं। इस लाइन को पढ़कर पता चल रहा है कि ये पॉइंट अप्लाई हो रहा है। क्लियर? इसे बोलते हैं कोटिंग द लाइन्स। फिर अगला वहाँ पर लिखा हुआ है सोर्स ऑफ फंड फॉर मीटिंग एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट्स। सही है, एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट्स। तो अगर आप में से किसी बच्चे को भी कहीं भी डाउट लगे इस पॉइंट पर, तो आप एक बार पिछली क्लास जाकर देखिएगा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रॉफिट इन दी बिजनेस। करेक्ट। आप जैसे ही अपनी क्लास को आप देखेंगे तो उसमें लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सीधा डायरेक्टली उस क्लास को जाकर एक्सेस कर लीजिए। अदरवाइज पूरी प्लेलिस्ट है, सब थंबनेल्स पे लिखे हुए हैं उनके टॉपिक्स, आप आराम से उनको देखिए और आराम से उनको पढ़ लीजिए। ठीक है। तो अगला आता है कि सोर्स ऑफ फंड फॉर मीटिंग दी एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट। बेटा अगर प्रॉफिट होगा तो जब हमें अपने बिजनेस को बड़ा करना होगा तो हमें किसी और से फंड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास अपना ही प्रॉफिट होगा। क्लियर? तो ये एक अगला पॉइंट था हमारा। तो आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर होगी। चलिए तो नेक्स्ट केस स्टडी करेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में भी हम केस स्टडीज़ ही करेंगे। तो नो वरीज, आप आराम से धीरे धीरे मेरे साथ केस स्टडी क्वेश्चन आंसर्स करते रहिए। मैं ज़्यादा लेंदी भी नहीं करना चाहूँगा आपकी क्लास, तो आप थोड़ा थोड़ा करके आराम आराम से आप पढ़ते रहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में और केस स्टडीज़ करेंगे इसी चैप्टर की। ठीक है। और आप में से जो बच्चे हमारे चैनल पे न्यू हैं या कभी कभी आते हैं, तो वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। रीज़न बीइंग कि आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहें। मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी अब अपडेटेड क्लासेस प्रोवाइड कराता रहूँ। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास सर्कल के साथ, अपने स्कूल में स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कीजिए और बताइए कि आप घर बैठे बिठाए आराम से बिज़नेस स्टडीज़ कर सकते हैं। बिज़नेस स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लोड आपको अपने दिमाग पर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डेली मेरी अगर एक एक दो दो क्लासेस भी आप देखते रहेंगे तो बहुत आसानी से आपकी बिज़नेस स्टडीज़ प्रिपेयर हो जाएगी। नोट्स मैं पूरे आपको दे रहा हूँ, केस स्टडी, क्वेश्चन आंसर, सब कुछ। तो बस आपको लगातार क्लासेस देखते चले जाना है टॉपिक वाइज, और आपको बिल्कुल आसानी से आप अपनी तैयारी कर लेंगे। ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।